पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है। इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। तो राम राम मेरे प्यारे आईगोनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? सबसे ईमानदार नेता पिताजी। पिताजी? हाँ। कोर्ट ने फिर क्यों उनको सजा दे दी? तेजू भैया, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फाइनली केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बोल दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दी थी, लेकिन केजरीवाल ना ही सीएम ऑफिस जा सकते थे, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते थे। करते हैं, जनता ही जानना चाह रही है आपकी मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि आपने कहा था आपके बेटे अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया है, तो दिल्ली का काम कौन कराएगा? फिर आप दोनों में से कोई एक कराएगा क्या? बेटा मन में लड्डू फूटा। देखते हैं अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। हमारे देश में एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही नेता कश्मीर जाने से डरते थे। बट आज मोदी सरकार में पूरी आजादी के साथ बिना किसी सुरक्षा के पूरे कश्मीर में आसानी से घूम सकते हैं। और राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ उसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। किंतु परंतु ये अच्छे दिन और ज्यादा नहीं रहने वाले यदि कश्मीर में कांग्रेस व उसके अलायंस की पार्टी सत्ता में चुनकर आ जाती है, क्योंकि वो लोग अपना आतंकवादी समर्थन वाला रूप अभी से दिखाने लगे हैं। बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें, आप हैरान हो जाएंगे। एक बयान आ गया उमर अब्दुल्ला का। अफजल गुरु की फांसी को एक तरीके से गलत बताने की कोशिश कर दी उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कह दिया कि उमर अब्दुल्ला को फांसी देने से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैं होता, मेरे से पूछा जाता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से, अगर उस वक्त हमारी सरकार थी वैसे, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता तो फांसी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। अफजल गुरु की फांसी से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा बयान जम्मू। हालांकि आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन। राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जानना, क्योंकि अफजल गुरु आतंकवादी, संसद हमले का आतंकवादी जिसको फांसी हुई, अफजल गुरु की फांसी को गलत, इससे पहले जुडिशियल किलिंग, जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हैं और जेकेएनसी का गठबंधन इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ हो रखा है। यानी कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी इस बार जम्मू कश्मीर में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा 100% मिलती है। दोनों ही पार्टियां आतंकवाद की समर्थक हैं और दोनों ही पार्टियां पाकिस्तान प्रेमी भी हैं। Was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing. अफजल गुरु कोई आम नागरिक नहीं था। वो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और 2001 में संसद भवन पर जो हमला हुआ था उसकी साजिश का दोषी पाया गया था। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 2003 में अफजल गुरु के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। फिर ये केस हाई कोर्ट चला गया, फिर उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सजा को ऐसे ही बरकरार रखा था। और फिर इसके बाद अफजल गुरु ने राष्ट्रपति के लिए मर्सी पिटीशन लगाई थी, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। एक आतंकवादी के लिए भी हमारे देश में पूरी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया गया, फिर
फिर जाकर सजा हुई, फिर भी इन्हें ये लगता है कि अफजल गुरु को गलत फांसी दे दी गई। इंडी गठबंधन की जुबान नहीं लड़खड़ाई ऐसे आतंकवादियों के सपोर्ट में खुलकर बोलते हुए। हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के कोर्ट ने जिसे दोषी करार दिया, ये लोग उसके समर्थन में आज भी खड़े हुए हैं, उसके समर्थन में आज भी आवाज उठा रहे हैं। यानी कि उमर अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग हमारे देश का संविधान गलत है, हमारे देश का कोर्ट गलत है जिसने इसे फांसी की सजा सुनाई थी। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर कोई भी सफाई नहीं दी है, जो कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी भी इसका मौन समर्थन कर रही है। कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत। जब 2001 में संसद भवन पर यह अटैक हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सत्ता में थी और जो कांग्रेस की सरकार थी वो विपक्ष में बैठी हुई थी। और तब विपक्ष में बैठी हुई इस कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार का जरा भी समर्थन नहीं किया। इसके उलट वो उन पर सवाल उठा रही थी कि अफजल गुरु पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। और इस कांग्रेस का दिल सिर्फ अफजल गुरु के लिए ही नहीं पसीजा। जब 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें दोषी पाए गए याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई, उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में थी। तब इसी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने यह बयान दिया था कि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने से दुखी हूँ, हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी दे दी। जब जब किसी भी आतंकवादी पर कार्रवाई की गई, जब जब किसी भी आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई, तब तब इस कांग्रेस को दर्द हुआ है। सेम ऐसे ही जब 2008 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, वह 163 लोग घायल हुए थे। और जब पुलिस को खबर मिली कि कुछ आतंकवादी वाटला हाउस में छुपे हुए हैं, जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, तब पुलिस की उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें कि 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और हमारे सुरक्षा बल का एक इंस्पेक्टर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वाटला हाउस एनकाउंटर की घटना सुर्खियों में आती है, उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं के घरों में मातम छा जाता है। बटला हाउस के इनकाउंटर में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सही इनकाउंटर है कि गलत इनकाउंटर है। इतना जरूर है कि एक लड़के के सिर पे 5 गोली सर पे लगी है। इनकाउंटर में यहां गोली लगना एक अमूमन तौर पर संभव नहीं लगता। क्या इनके शब्दों पर आपने गौर किया? लड़के के, ना कि आतंकवादी के। दिग्विजय को इस बात की चिंता है कि एक आतंकवादी के सर में 5 गोलियां मार दी गई। इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि वहां पर हमारा एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गया। और आप लोगों को बता दूं कि ये वही दिग्विजय हैं जो आतंकवादियों के नाम के बाद जी लगाते हैं, उनके नाम के बाद साहब लगाते हैं। ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद के लिए सम्मानजनक संबोधन का भी इस्तेमाल किया। हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब। इन्हें उस आतंकवादी ने, जिस आतंकवादी ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था, उस आतंकवादी में साहब नजर आते हैं। 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। हमारे यहाँ 26/11 को भी जो घटना हुई थी, 9 लोग मारे गए थे, उनको भी दफनाया गया। इस कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता दिग्विजय सिंह को ओसामा बिन लादेन में जी नजर आता है और इन्हें इस बात की फिक्र है कि ओसामा बिन लादेन को इस्लामिक तौर तरीकों से दफनाया क्यों नहीं गया। एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फिर वहीं दूसरी तरफ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद को उसके मजहब के रीति रिवाजों से दफनाया क्यों नहीं गया। खैर, जिस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सुनकर रोने लगती है, जिन्हें आतंकवादी मासूम बेचारे भटके हुए नजर आते हैं, उनके गम में आंखों में आंसू नहीं रोक पाती हैं। हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। जब वो पार्टी का मुखिया ही आतंकवादियों के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, आतंकवादियों के मरने की खबर सुनकर रोने लगती हूँ, अपने आंखों में आंसू नहीं रोक पाती हूँ, तो भला उस पार्टी के बाकी के नेता आतंकवादियों के पक्ष में क्यों ना बोले, वो उनके सम्मान में साहब और जी क्यों ना लगाएं और आतंकवादियों की फांसी पर वे दुख प्रकट क्यों ना करें। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे देश में मुंबई में 26/11 अटैक हुआ था। उस हमले से हमारा पूरा देश दहल उठा था और तब हमारी सेना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बट उस समय की कांग्रेस सरकार ने हमारी सेना के लिए परमिशन ही नहीं दी। भला पाकिस्तान पूर्व सरकार अपने हितैषी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने की अनुमति दे भी कैसे सकती थी। एक आज का समय जब पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, आज हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाती है। और एक समय वो भी था जब हमारी आर्मी को एक गोली चलाने के लिए भी दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी।
पाकिस्तानी हमारे टाइम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर हमें तुम्हारे ऊपर गोली चलानी है ना, इंडियंस के ऊपर गोली चलानी है, इंडियन आर्मी के ऊपर, तो कहते हैं हमें इस्लामाबाद फोन नहीं करना पड़ता, हम यहीं पे फैसला करके यहीं पे ठोक देंगे तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। 3 साल पहले मैं तंगधार गया, कश्मीर में एक जगह तंगधार, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहां पे असम रेजिमेंट की एक यूनिट थी, 2 असम। तो एक MMG पे एक NCO था। तो मैंने उसको पूछा कि आप जवाब कैसे देते हैं फायर का, किस तरीके से फायरिंग होती है, क्या है, अब आपका प्रोटोकॉल क्या है? हमारे टाइम पे तो प्रोटोकॉल अलग था। उसने पता क्या करा, कह रहा साहब ध्यान से देखिएगा। उसने मेरे सामने MMG कॉक करी और उसने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 50 राउंड ठोक दी। कहता साहब हम ऐसे फायर करते हैं। आप लोगों को वो दिन याद है ना, टीवी पर व रेडियो पर ये ऐड बार बार चलता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, वो बॉम्ब हो सकती है। ये लाइन हम लोगों ने लास्ट टाइम 2013 में सुनी होगी। ये नतीजा होता है आपके एक सही बटन दबाने का, एक सही सरकार चुनने का। और यदि गलती से भी कांग्रेस सत्ता में पुनः आती है तो फिर से आप लोग ये ऐड सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा और किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पर कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके एक बार इन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। आपको कांग्रेस के बारे में ऐसी जानकारी जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।